नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और दिलालन टॉप के स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात में आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्थात को अंशुमान जी, अर्थात को सब लोगों का बहुत प्यार, बहुत सवाल और बहुत सारे सुझाव उझाव आते रहते हैं, तो उसके लिए कितना शुक्रगुजार हुआ जाए उतना कम है। आप बहुत कैसे हैं? कल्चर ठीक है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, टिप्पणियां करते हैं। इससे ये महसूस होता है कि लोग इन विषयों को समझ रहे हैं और इनकी गहराई तक उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। मतलब मैं शुरुआत में अक्सर हम आखिर में सवाल दागते हैं, और ये मेरी एक क्वेरी है, क्योंकि कई सारे कमेंट्स, और वो ऐसे कमेंट्स हैं इनको सुनाया भी किया जाए, लेकिन कई सारे कमेंट्स देखने के बाद एक सवाल उपजता है कि हम कई मोर्चों पर सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते हैं, उनकी खामी नहीं निकालते हैं। हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि सरकार ने इस साल कैसा किया तो इस साल कैसा किया, क्योंकि हर बार सरकार ही करती है। तो लेकिन क्या मौजूदा सरकार में आने वाले समय में या बीते समय में क्या आर्थिक नीतियों की प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ रही है सर? ऐसा दिखता है, क्योंकि आप लगातार अगर पिछले 5-6 साल से गतिविधियों को देखें देखें और वो सरकार के खुद अपने ही आंकड़ों में दिखता है। इस पर हम कभी अलग अलग एक एक क्षेत्र पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कोरोना और कोविड ने तो हमको पूरी दुनिया ने हिट किया, लेकिन कोरोना और कोविड से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 10 8 9 साल के लोएस्ट लेवल पर थी। तो कहीं न कहीं आर्थिक नीतियों का प्रबंधन ऐसा रहा है जो ज़मीन से कटा रहा, गतिविधियों की दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से, बचत की दृष्टि से, खपत की दृष्टि से, और जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। और इसलिए हम कभी जब दुनिया की सबसे तेज़ भागती अर्थव्यवस्था थे 2014-15 में, और हम कोविड से ठीक पहले दुनिया की सबसे तेज़ी से धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था हो। यानी दूरदर्शिता एक कमी कहीं ना कहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अर्थात में चलने के पहले पिछला अंक जो था हमारा था कि भारत में गरीबी फिर से लौट रही। मतलब कई लोगों ने कमेंट्स में ये भी लिखा कि गरीबी गई ही कब थी देश से। वहां पे हम लोगों ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि कैसे 8 से 10 साल के पीरियड में कई सारे लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आई सरकारें। और फिर अब कोविड के बाद क्या होने जा रहा है, पोस्ट कोविड और कोविड के बीचों बीच का जो समय है, उस दौरान कैसे सरकारें इस तरीके से विफल हो रही हैं और ज्यादा लोगों की आय गिर रही है, वो गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। इंडिया टुडे हिंदी क्या है इस बार के? इस बार का अंक हम चाइना पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चीन अभी हमारी चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। हाँ। सीमा पर चीन के साथ वार्ताएं चल रही हैं। तो इस बार का अंक पाठकों को ये बताएगा कि भारत को अपनी चीन से जुड़ी हुई नीति में बदलाव करने की क्या जरूरत है, इसे कैसे रीसेट या रीबूट किया जाए, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन के साथ जो अपेक्षाएं हैं उनको सीमित करना होगा, और कैसे नीतियों को बदलना होगा। इसके लिए हमने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों से बात की, हमने समझने की कोशिश की कि दुनिया के विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, चीन में बैठे हुए विशेषज्ञ क्या सोच रहे हैं, भारत और चीन के रिश्तों का नया आयाम क्या होने वाला है गलवान और सिंगापुर में के एरिया में चीन के दुस्साहस के बाद, और जिस तरीके का फेस ऑफ हुआ, टकराव हुआ है उसके बाद। तो इस बार का अंक चीन के की से जुड़ी हुई भारत की विदेश नीति को और गहराई से समझने की और उसकी जो गांठें हैं उसको खोलने की कोशिश करता है। अच्छा, ठीक है। अब आगे अर्थात पर बढ़ा जाए। बेरोजगारी का संक्रमण इस बार के अर्थात का शीर्षक है। मैं पढ़ रहा था और काफी मूव्ड हुआ मैं पढ़ के, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को। जिक्र आएगा भी उन बातों का। क्या है, किस संक्रमण की बात कर रहे हैं? जैसा सिद्धांत आपने देखा होगा कि हमने बीच में जब चीन से जुड़े हुए गतिविधियों में और चीन के साथ जो तनाव बढ़ा था, उस दौरान हमने लगातार 2-3 किश्तों में समझने की कोशिश की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन का दखल कितना है, भारत चीन पर किस हद तक निर्भर है। और वो चीजें बाद में अलग अलग मंचों से, सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से और दुनिया एजेंसियों से सामने आना शुरू हुई। हम वापस पिछले अंक से सिद्धांत वापस भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ लौटे, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने गरीबों के लिए 2 स्कीमों की घोषणा की आत्मनिर्भर पैकेज के बाद,
और बड़े पैमाने पर देश के संगठित क्षेत्र में छटनी हुई, नौकरियां कहीं गई और लोगों की तनख्वाहें कम हुई। तो अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की के जो बुनियादी कारक हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भरा भरा क्षेत्र गरीबी था, जिस पर पिछली बार हमने चर्चा की और लोगों ने पूछा गरीबी कहीं गई नहीं थी, गरीबी गई थी, क्योंकि भारत एब्जेक्ट पॉवर्टी से, गंभीर या बहुत खराब गरीबी की परिस्थिति से बहुत सफलता के साथ बाहर निकला था, जिसके बारे में प्रमाण प्रमाण मौजूद हैं। हमने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला था। बाहर बहुत निकाल रहा गांवों से शहरों की तरफ आई थी, भले उसकी आय बहुत ज्यादा नहीं हुई हो, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो 15-16 हजार 20 हजार रुपए महीने के आसपास की कमाई की तरफ पहुंच जाए। तो वो एक बड़ी चुनौती थी। और जैसे जैसे प्रवासी श्रमिक वापस पहुंचना शुरू हुए, हमने पिछले अंक में चर्चा की कि कैसे जो अलग अलग आंकड़े हमको सरकार के सूत्रों से या बाकी जगहों से मिल रहे हैं, वो गरीबी के बारे में क्या बता रहे हैं। अब इसको मैं और थोड़ा और आगे ले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में लॉकडाउन के बाद बेकारी की क्या परिस्थिति बनने वाली है। अभी तक हमने अपने इस संदर्भ में बेकारी और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की है। बेरोजगारी और बेकारी की जो चर्चाएं थी वो हमारी कोविड से पहले की परिस्थितियों पर निर्भर थी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पिछले 7-8 साल में न्यूनतम स्तर पर थी और हमने तब समझने की है। कोशिश की थी कि अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है, ढांचागत मंदी है, बचत में, खपत में, मांग में कमी है, तो उसका असर रोजगारों पर क्या होगा। तब तक हमें पता नहीं था कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए लॉकडाउन में चली जाएगी। आज भी गंभीर अनिश्चितता है। किसी को यह पता नहीं कि कौन सा राज्य कब बंद हो जाएगा, कौन से शहर में, जिलों में कब लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। कोई भी कारोबारी आश्वस्त नहीं है कि उसका कारोबार खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। गतिविधियां 15%, 20% कैपेसिटी पर चल रही हैं। कब कहाँ लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि भारत में भी कोविड लगातार बढ़ रहा, 10 लाख आंकड़ों तक पहुंच गया है। अलग अलग तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। ये आ रहा है कि हवा और ये वो ऐसी स्थिति है कि जब हम लॉकडाउन और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लॉकडाउन और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, पर लॉकडाउन किए बिना रास्ता नहीं बन रहा है। और इसलिए आप देखिए कि कुछ राज्यों ने 15 दिन का लॉकडाउन कर दिया, कुछ ने वीकेंड का लॉकडाउन कर दिया। तो अभी कारोबारी परिस्थितियों में इतनी गहरी अनिश्चितता और कब तक रहेगी, किसी को पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो दूसरा बड़ी चुनौती है, जिसकी तरफ हमें अब गंभीरता से समझना चाहिए और जिसे सरकार ने शायद पूरे आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान या पिछले पूरे 3-4 महीने की चर्चाओं के दौरान सरकार ने जिससे बचने की कोशिश की, जिस सवाल का आंख से आंख मिलाकर सामना ही नहीं किया कि लॉकडाउन के बाद कितनी भयानक बेकारी या बेकारी आने वाली है भारत में, जो प्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों में हमें दिखाई दे रही है, कंपनियों में दिखाई दे रही, हम उसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गरीबी के बाद जो दूसरा पहलू है वो बेकारी है, जहां से गरीबी निकलती है। धीमे धीमे अब हमारी चर्चाओं में लॉकडाउन के आर्थिक असर वापस लौटने लगे हैं। ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर परिस्थितियां क्या हैं, और इसके साथ ये कोशिश भी शुरू हो गई है कि सब चीजें ठीक हो रही हैं, ये भी बताया जाए। ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे हैं, चीजें अच्छी होने लगी हैं। जैसे जब आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चर्चा ये हुई कि भारत का ट्रेड सरप्लस में चला गया और भारत के निर्यात की विकास दर जो है आयात से ज्यादा हो गई, जबकि 3 महीने से ना तो देश में कोई उत्पादन हुआ है, ना कुछ इंपोर्ट हुआ है, पूरी गतिविधियां बंद हैं। तो हो सकता है थोड़े समय के बाद हमें ये बताने की, समझाने की, इस तरीके के तथ्य देने की कोशिश की जाए कि हम कोविड से पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं। कई सारे आंकड़े ऐसे आने शुरू हो जाएंगे कि हम प्री कोविड सिचुएशन में पहुंच गए। तो ये जो प्री कोविड है ना, ये क्या प्री कोविड क्या है, जैसे कि ट्रैक्टर्स की सेल्स प्री कोविड के लेवल पर पहुंच गई, अनाज का उत्पादन प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया। दरअसल क्या है कि लॉकडाउन ने जो हमारी सामूहिक याददाश्त है उसको प्रभावित किया है, हमारी सामूहिक याददाश्त पर असर किया है। इसलिए हमें समझते हैं कि ये मैं अर्थात पढ़ रहा था, और ये मतलब आपने विक्रम बेताल के संदर्भ में लिखा है इसको। और विक्रम बेताल एक बार पिछले 3 या 4 एपिसोड पहले भी हम लेकर आए थे किसी संदर्भ में, और ये मुझे बहुत प्यारा वाक्य लगा था कि लॉकडाउन ने हमारी सामूहिक याददाश्त पर प्रहार किया है, असर किया है। और ये मतलब उसको फिर जब आप खोलते हैं, अब उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं फैक्ट्स में, पॉइंट्स में, तो और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। तो और जैसे हाँ हाँ बताइए। जैसे सरकार अभी ये कहेगी या बाकी लोग कहेंगे कि हम प्री कोविड लेवल पर आ गए, कोविड से पहले की परिस्थिति में आ गए, और शायद 3-4 महीने चूंकि हम घरों में बंद रहे हैं, हमें पता नहीं कि प्री कोविड लेवल था क्या एग्जैक्टली, कोविड से पहले की परिस्थिति क्या थी, क्या कोविड से पहले हम कहाँ खड़े थे, और दरअसल हम अब कहाँ पहुंच गए। बेकारी के संदर्भ में सिद्धांत से समझना जरूरी है ताकि हमारी याददाश्त में वो सारे तथ्य सही रहें और हम ऐसा न कर बैठे
कि हम आयात में गिरावट को ट्रेड सरप्लस में बढ़ोतरी मानकर कर झंडा उठा लें कि देश का निर्यात बढ़ गया है, जबकि देश में आयात ही गिर गया। जब डिमांड ही नहीं है 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर डिमांड है, जीरो ग्रोथ है, तो बढ़ोतरी क्या होगी, ये समझना जरूरी है। बेकारी के संदर्भ में समझना जरूरी है कि कोविड से पहले हम कहां खड़े थे, और तो हम समझ पाएंगे कि बेकारी का संक्रमण कितना गहरा और कितना भयानक है और हमें किस तरह से प्रभावित करने वाला है। एनएसएसओ का एक आंकड़ा 2017-18 में आया था जिस पर काफी विवाद हुआ था। सरकार ने उसे नकार दिया था, फिर पिछले साल उसे स्वीकार कर लिया था। उस आंकड़े में यह कहा गया था कि भारत में बेकारी की दर 2017-18 में 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर है, 6.1% पर है। पहले झटके में सरकार ने उसे नकार दिया और कहा कि आंकड़ा गलत है, फिर सही नहीं। उसके बाद संसद में चुपचाप सरकार ने मान लिया कि नहीं, एनएसएसओ का वो आंकड़ा, क्योंकि एनएसएसओ सरकार की संस्था है, वो सर्वे करके के तथ्य लेकर आई थी। 2019 फरवरी में चुनाव से ठीक पहले सीएमआई का आंकड़ा हमारे सामने आया, जिसमें पता चला कि भारत में बेकारी की दर लगभग 9% है, 8.75% के आसपास है। कोविड से पहले, ये प्री कोविड सिचुएशन थी, मतलब प्री कोविड सिचुएशन में हम भारत में 45 साल की सर्वोच्च बेकारी के स्तर पर खड़े थे सरकार के स्थापित आंकड़ों में। कोविड से पहले की परिस्थिति, सिद्धांत ये थी कि पहली बार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म हुए थे। संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम नौकरियां 2015 के बाद तक संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां कंप्यूटर से, टेलीकॉम से, बैंकिंग से, ई कॉमर्स से, कंस्ट्रक्शन से आई थी। यहां मंदी का असर था, कंपनियां बंद हुई, करीब 200 से ज्यादा कंपनियां तो बैंकरप्सी में जाकर बंद हुई, और इन सारी बंदी के कारण संगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियां कम हुई। टेलीकॉम में तो करीब 3 से 4 लाख नौकरियां खत्म हुई, क्योंकि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हमने बंद होते देखी 2015-16 के बाद। फिर ई कॉमर्स कंपनियों में मंदी देखी और उनमें बंद होते देखी। और इस बीच नोटबंदी और जीएसटी हुई। असंगठित क्षेत्र जो भारत में 85% रोजगार देता है, वहां 95% नकदी की आपूर्ति बंद हो गई, और नोटबंदी और जीएसटी के कारण भारत में असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेकारी फैली। ये सब रिकॉर्ड में है, और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में 95.5%, 95.5% प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिसमें कर्मचारियों की संख्या 5 से कम होती है। सिर्फ 5 से कम कर्मचारी है। 95% प्रतिष्ठान ऐसे हैं। तो इनके लिए पिछले 5-6 साल बहुत ही खराब थे, क्योंकि इन्हें लगातार डिस्ट्रप्शंस का सामना करना पड़ा। इसलिए भारत में बेकारी की तरह एक अनोखा काम हुआ कि जो आमतौर पर अर्थव्यवस्थाओं में नहीं होता, कि भारत में बेकारी बढ़ने की दर भारत की विकास दर के बिल्कुल करीब पहुंच गई, जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। यदि आपकी आर्थिक विकास दर बढ़ती है तो आपके यहाँ बेकारी कम होनी चाहिए, बेकारी घटती है। घटती। और जब आर्थिक विकास दर गिरती है तो बेकारी में बढ़ोतरी होती है। पर ऐसा हुआ कि जिन क्षेत्रों के जरिए अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आ रही थी, वहां से रोजगार नहीं आ रहे थे, और जिन क्षेत्रों में मंदी गहरा रही थी, वहां बड़े पैमाने पर रोजगार जा रहे थे। 2014 से पहले हमने औसत देखा था कि बेकारी की दर करीब 2 से 3% के आसपास थी और ग्रोथ रेट 6% के आसपास थी। पर 2015-16 के बाद, 2015 के बाद से, नोटबंदी के बाद से हमने देखा कि विकास दर, भारत की आर्थिक विकास दर तो 7% के आसपास थी, 7-7.5%, पर बेकारी बढ़ने की दर 6% थी, जो 2019 में एक्चुअली 9% हो गई, और बेकारी बढ़ने की दर भारत की आर्थिक विकास दर को क्रॉस कर गई 2019 में। यानी भारत की आर्थिक विकास दर उस समय 6.5-7% पर थी, और सीएमआई के आंकड़ों में भारत की बेकारी बढ़ने की दर 8.75%, 8.9% के आसपास थी। ये प्री कोविड है। ये हमारी याददाश्त को झिझोड़ने के लिए जरूरी है और जानने के लिए जरूरी है कि ये वो प्री कोविड लेवल है जहां पर हम खड़े थे। यानी हम 45 साल की सबसे भयानक बेकारी में तो फंसे हुए थे जब हमारे ऊपर इस वायरस का आक्रमण हुआ और भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ और सारी चीजें बंद हुई, तो अब जो हमें 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जो आंकड़े मिलना शुरू हुए, वो हमें बता रहे हैं कि अब बेकारी कोविड से पहले के बाद और कोविड की बाद की बेकारी का पूरा स्वरूप, पूरा ढांचा बदल चुका है। इसकी पेचीदगी और इसकी जटिलता इतनी ज्यादा है कि इसे संभालना और समझना सरकार के लिए शायद मुश्किल भी है, और इसलिए वो बेकारी की पूरी बहस से बचकर भाग निकलना चाहती है, उसे आंख भी नहीं मिलाना चाहती। अब आप समझिए क्या होगा सरकार। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 52% लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उनके अपने काम है, चाहे उन्होंने पान की दुकान खोल रखी है, चाय की दुकान खोल रखी है, छोटी इंजीनियरिंग के काम कर रखे हैं। 25% लोग दैनिक मजदूर हैं, और 23%, केवल 23% लोग ऐसे हैं जिनको एक नियमित वेतन मिलता है। इस बड़े पिक्चर को समझना जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
25% लोग डेली वेजेस कर्मचारी हैं और केवल 23% लोग टोटल लेबर फोर्स में ऐसे हैं जिनको कोई एक नियमित वेतन मिलता है। वो वेतन एक कंपनी के सीईओ का भी हो सकता है और एक नियमित घर में काम करने वाले मेड का या ड्राइवर का भी हो सकता है, जिनको एक नियमित पगार मिलती है। सीएमआई ने एक आंकड़ा दिया जिसके मुताबिक ये पता चला कि बेकारी की जो दर अप्रैल और मई में 24% पर पहुंच गई थी, क्योंकि सब कुछ बंद था, वो 8% के स्तर पर आ गई, यानी कोविड से पहले वाले स्तर पर आ गई, यानी 45 साल के सर्वोच्च स्तर के करीब आ गई जो कोविड से पहले थी, जो कि 24% पर पहुंच गई थी, क्योंकि लॉकडाउन था और प्रवासी श्रमिक अपने यहाँ वापस जा रहे थे। हमने जब इस आंकड़े को खोलने की कोशिश की, सिद्धांत, जब इस आंकड़े के भीतर जाके हमने इसे समझने की, उसे खोलने की कोशिश की, तो हमें कई सारे बड़े चिंताजनक पहलू दिखाई दिए जो भारत की आर्थिक नीतियों के रडार से बाहर हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि सीएमआई का यह आंकड़ा हमें बताता है कि रोजगार मांगने वालों की जो संख्या है वो भी नहीं बढ़ रही है, यानी जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, यानी ऐसे लोग जिन्हें उम्मीद नहीं है रोजगार की, जो लेबर फोर्स से बाहर होकर अपने घर बैठ गए, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पहली चीज ये, अधिकांश लोग जो बाहर गए थे उन्हें उम्मीद नहीं कि अभी शहरों में काम शुरू होगा, दोबारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होंगी, मकान बनना शुरू होंगे, फैक्ट्रीज में काम शुरू होंगे, तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है, यानी मतलब आसान भाषा में नाउम्मीद लोगों की संख्या बढ़ गई थोड़ी। हाँ, जो नाउम्मीद है श्रम बाजार से, जिन्हें उम्मीद अभी नहीं है, वो बाहर हो गए। दूसरी चीज ये कि ये जो प्री कोविड लेवल का आंकड़ा हमारे पास आया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में नॉन फार्म या गैर कृषि रोजगार पूरी तरह ध्वस्त हो गए, यानी जो शहरी इलाकों और कस्बाई इलाकों से आने वाला काम था, जो गैर कृषि रोजगार था, वो बुरी तरह ध्वस्त हो गया। अच्छा, नॉन फार्म एक्टिविटी में सिद्धांत प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से 3 गुनी ज्यादा है, और इसीलिए वहां वेजेस ज्यादा है कि गांव में आदमी को 200-150 रुपए मजदूरी मिलती है और फैक्ट्री में काम करने पे उसको उसी काम के लिए 600 से 700-800 रुपए मिलते हैं, इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा है। तो हुआ ये कि जो लोग वापस गए और जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार में बढ़ोतरी दिखाई दी, उन्होंने या तो मनरेगा में जाकर शरण ले ली, या फिर उन्होंने बहुत छोटे रेहड़ी पटरी वाले रोजगार करने की कोशिश की। सब्जी वालों की संख्या अचानक बढ़ती दिखाई देगी आपको। छोटे छोटे काम करने वाले जो यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने पर काम कर रहे थे, वो लोग वापस पहुंचकर यहाँ पहुंच गए। तो ये जो लेबर वापस गया, इसके बाद इसको जो काम मिला, उस काम की गुणवत्ता और उस काम से मिलने वाली कमाई कोविड से पहले वाली परिस्थिति की तुलना में बहुत कम थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी देश में रोजगारों की गुणवत्ता उसकी वेतन से नापी जाती है, वेजेस से नापी जाती है कि आप कितना वेज किसी इकोनॉमी में लोगों को मिलता है, यही उस किसी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी का पैमाना होता है। लॉकडाउन में जो गांव में काम लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है, वहां मजदूरी शहरी इलाकों की दिहाड़ी से आधी है, यानी अगर शहरी इलाकों में उन्हें 600 से 700 रुपए मिल रहे थे, तो गांव में उन्हें 200 से 300 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि उनकी आय का स्तर और उनकी खपत का स्तर 50% घट चुका है। और गांवों में जो दर है इस समय, वो गैर मनरेगा जो मनरेगा की दर है वो गैर मनरेगा कामों से भी 100 रुपए कम है। जिससे गांव में यदि आप मनरेगा से अलग काम कर रहे हैं तो वो दर भी शहर से कम है। अब इसके बाद जो हमें आगे दिखाई दे रहा है सिद्धांत, वो महत्वपूर्ण बात है कि भारत में अब लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के 3 नए आयाम निकल रहे हैं, जो हमने कोविड से पहले नहीं देखे। कोविड के जो पहले के आयाम थे बेकारी के, जो डायमेंशंस थे, वो डायमेंशंस इस पर निर्भर करते थे कि कंपनियों में छटनी हो रही थी, मंदी हो रही थी, बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी, या जो शहरों में प्रमुख रोजगार देने वाले क्षेत्र थे, जैसे बैंकिंग था, या जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, उनमें जो मंदी थी उसके कारण आ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली चीज ये कि आने वाले 1 साल या 1.5 साल तक भारत में दैनिक और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि अब चूंकि कंपनियों को और उद्योगों को इस बात की उम्मीद नहीं है कि इकोनॉमी में ग्रोथ जल्दी लौटेगी, तो वो लेबर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे
असंगठन बढ़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो वो दैनिक जो डेली वेजेस एम्प्लॉइज है और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि रोजगार सुरक्षा पर आने वाले समय में खतरा ज्यादा रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए कई सारे राज्यों में जहां से प्रवासी श्रमिक वापस चले गए हैं, वहां उद्योग अब ऑटोमेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर उनको सस्ता कर्ज मिल जाए और वो ऑटोमेशन कर लें तो वो इन लेबर का डिपेंडेंस छोड़ देंगे। तो जब ये लेबर वापस लौटेगा तो उसे शायद वो मजदूरी पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों या दिल्ली की फैक्ट्रियों में नहीं मिलेगी जो उसे कोविड से पहले मिलती थी, क्योंकि तब तक एक चीज, हाँ। प्रोडक्शन गिर चुका होगा, डिमांड गिर चुकी होगी, कंपनी को उतने काम की जरूरत नहीं होगी। मैं एक पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था जो रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं। उनका कहना है लेबर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, हमारी जितनी कैपेसिटी उसका 15% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतने भर का लेबर हमने बुला लिया है। और वो लेबर मतलब लेबर की वेज तो जाएगी ही जाएगी, उसके वेज का प्रोटेक्शन भी चला जाएगा। हाँ, उनका कहना है कि हम आने वाले समय में लेबर सरप्लस होगा और हमारे पास उनकी डिमांड नहीं होगी, तो हम शायद उतना वेतन या उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है और जो डेली वेजेस लेबर है, जिसे हम किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बुरा मानते हैं, गैर अनुबंधित लेबर का मतलब है कि उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, रोजगार सुरक्षा की गारंटी नहीं, उसको जब चाहा तब निकाला जा सकता है। और भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की संख्या बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट असंगठित क्षेत्र में 60 से 65% लेबर ऐसा है जिसका कोई अनुबंध नहीं है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे हम स्मार्ट सिटीज की तरफ ले जाना चाहते थे, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहते थे, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाना चाहते थे, मेक इन इंडिया की तरफ ले जाना चाहते थे, वहां पर अब रोजगारों के लिए ज्यादा निर्भरता एग्रीकल्चर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बढ़ जाएगी। जैसा हम देख रहे हैं, जो लोग वापस लौट रहे हैं और जैसे हैं जो एग्रीकल्चर में काम करने जा रहे हैं या गाँव में मनरेगा में काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो 200 रुपए 300 रुपए पर डे मजदूरी की चीजों में काम कर रहे हैं, या वो सब्जी बेचने का काम, पान के रेड़े लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसी चीजों में। इसका मतलब ये है कि ये वो सारी गतिविधियां हैं जहां सामान्य रूप से कम मजदूरी है, सामान्य से कम इनकम है। तो जो आदमी गांव जाकर 200-300 रुपए 250 रुपए की मनरेगा की दिहाड़ी कर रहा है, वो स्वाभाविक रूप से गरीब ही हो रहा है क्योंकि उसे शहर में इतने ही काम के लिए 600 से 700 रुपए मिल रहे हैं। तो भारत के लेबर मार्केट में, रोजगार में दूसरा बदलाव, पहला बदलाव है कि डेली वेजेस लेबर बढ़ेंगे, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर बढ़ेंगे, लेबर हायर एंड फायर होंगे, बड़े पैमाने पर जब कंपनी मुश्किल में आएगी निकाले जाएंगे। दूसरी चीज ये कि कृषि और स्वरोजगारों पर निर्भरता बढ़ेगी, जिनसे हम लोगों को निकालना चाहते थे। हम चाहते थे कि गांव की छोटी सी अर्थव्यवस्था पर इतनी बड़ा रोजगार का बोझ नहीं होना चाहिए, वहां से निकलकर लोग शहर की तरफ आए जहां उन्हें बेहतर जिंदगी मिल सके। और तीसरी बड़ी चीज ये कि संगठित नौकरियों में हमारे आपसे जैसी नौकरियां जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, वहां अगले 1 साल 2 साल के लिए सैलरीज बढ़ना पूरी तरह रुक चुकी है। बल्कि जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं विभिन्न एजेंसियों से जो हैं, वह बता रहे हैं कि कुछ ही कंपनियां छोड़ दीजिए, क्रॉस द सेक्टर 25 से 30% वेज कट हुआ है पूरे देश में। वेज कट हुआ है 25 से 30, लेकिन वेज कट हर जगह हुआ है, कम 25 से 30% के आसपास सैलरी कट हुआ है। और करीब 50% कंपनियां ऐसी हैं जहां छटनी भी हुई है, जहां पर लोगों को निकाला भी गया है, 15%, 20%, 30%। तो ये क्योंकि कंपनियों को लग रहा है कि लॉकडाउन लंबा चल सकता है, कोविड का असर अर्थव्यवस्था पर लंबा चल सकता है, तो 1 साल तक अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे कंट्रोल करने का प्लान उन्होंने बना लिया है। तो सबने अपने एक्सपेंडिचर्स को 30%, 40% कट किया है। तो शहरी रोजगार जितने भी हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि शहरी इलाके के लोगों की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर वो खपत करना शुरू करेंगे, अगर वो शॉपिंग मॉल में काम करेंगे, अगर वो किसी होम सैलून की सर्विस को इनवाइट करेंगे, या वो अपने घर के ऊपर इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाएंगे, तो इन सारी गतिविधियों में काम मिलेगा। तो क्योंकि शहर में रहने वाली आबादी की तनख्वाहें अगले 1 साल तक बढ़नी नहीं है, बल्कि घट गई है, जितनी उनको मिलती थी उससे 1/4 तनख्वाह कम ही हो गई है, 25% 30% कम हो गई। तो उसका कंजम्पशन लेवल, उसकी खपत, उसकी डिमांड, वो सारी चीजें उसी हिसाब से, उसी क्रम से कम होती चली जा रही। इसलिए शहर में रोजगारों की तस्वीर बेहतर होने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि शहर में जब तक कि मिडिल क्लास वापस अपने उस वेतन में नहीं आ जाएगा जो वेतन कम से कम उसको मिलता था कोविड से पहले, बढ़ोतरी तो खैर अलग बात है, जब तक उस लेवल तक नहीं आ जाएगा तब तक शहरों में खपत का स्तर वो आने की संभावना नहीं है जो कोविड के पहले मरा हुआ स्तर था। कोविड के पहले भारत की खपत बुरी तरह टूट चुकी थी।
तब भी हम करीब 5% के लेवल से 5.5-6% के लेवल के जीडीपी से बढ़ रहे थे और 2 से 3% की ग्रोथ रेट थी। अब एक चीज समझना जरूरी है कि भारत में करीब 44% लोग ऐसे हैं जो खेती में लगे हैं, 39% लोग ऐसे कामगार हैं जो छोटे उद्योगों में काम करते हैं और या अपने अपने कारोबारों में काम करते हैं, और 17% के पास केवल बड़ी कंपनियों में या सरकार के पास रोजगार है। खेती में मजदूरी पहले से ही कम है। पूरे के पूरे गैर कृषि कारोबार में जितना भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जो शहरों में हमारे आसपास की अर्थव्यवस्था है, इसमें लोगों की कमाई में बढ़ोतरी तब निर्भर है जब यहाँ नया इन्वेस्टमेंट हो, नई डिमांड आए, नई फैक्ट्रियां लगे, नई बिल्डिंग बनना शुरू हो, मकान लोग खरीदना शुरू करें। तो ये सारा जो चक्र है, ये चक्र अभी आईआईपी के आंकड़ों से देख लीजिए, अभी आप इंडस्ट्री के आंकड़े से देख लीजिए, आप जीडीपी के आंकड़े से देख लीजिए, तो आपको दिखाई देता है कि इन सारे सेक्टर्स में जो आने वाले 6 से 7 महीनों में, एक साल में डिमांड नहीं आने वाली। तो इसलिए जो गांव की तरफ गया हुआ लेबर है वो कम संख्या में शहरों में आ पाएगा, और वो आएगा तो उसे मिलने वाली जो मजदूरी है वो कम होगी। एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, डेटा पॉइंट जो महत्वपूर्ण समझने के लिए है कि निवेश और मांग, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने भारत में रोजगार बढ़ाया है। हमारे पास जो ऐतिहासिक आंकड़ा मिलता है, जो पिछले 10 सालों का डेटा मिलता है, वो बताता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट और डिमांड में ग्रोथ हुई है, भारत में रोजगारों में बढ़ोतरी हुई है। 2007 से 2012 के बीच सिद्धांत, भारत में हर साल करीब 75 लाख नए रोजगार बने, 75 लाख। हालांकि तब भी उस समय के हिसाब से वो कम थे। 1 से सवा करोड़ लोग हमें भारतीय बाजार में रोजगार मांगने के लिए हर साल आ जाते हैं, उसमें 75 लाख रोजगार मिले। लेकिन 2012 से 18 के बीच में भारत में इन्वेस्टमेंट की दर तेजी से गिरी, मांग की दर तेजी से गिरी और खपत की दर तेजी से गिरी, तो रोजगारों का सृजन 25 लाख के आसपास रह गया। यानी 75 लाख के बदले हर साल केवल 25 लाख रोजगार बनते चले गए। 50 लाख रोजगारों 50 लाख रोजगार कम होते पैदाइश चले कम हो। गए। और यही वजह थी कि प्री कोविड लेवल पर, जिसकी बात हमने पहले की थी कि हमारी सामूहिक याददाश्त को हम जगा लें, कि यही वजह थी कि कोविड से पहले भारत की बेकारी 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी, क्योंकि हम 75 लाख रोजगार बनाते थे, केवल 25 लाख रोजगार ला पाए। रोजगार मांगने वालों की संख्या 1 से सवा करोड़ होती थी, वो बढ़कर सवा करोड़ हो गई, रोजगारों का सृजन कम होता चला गया। तो अब ग्रामीण रोजगार से भारत में गरीबी और बेकारी को रोकना असंभव है, बल्कि उल्टा रास्ता है। इससे ग्रामीण रोजगार पर निर्भरता से गांव में तरह की समस्याएं बढ़ेंगी, और ग्रामीण इलाकों में गरीबी की बढ़ेगी, जिस पर हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। दोनों ही स्थितियों में सरकार को या तो लोगों के हाथ में पैसे रखने होंगे जिससे कि वो खपत कर सके, या फिर किसी तरह से शहरी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए जो संगठित क्षेत्र की नौकरियां हैं उनको सुरक्षित रखने और उनके वेतन बढ़ाने के विकल्प करने होंगे। लेकिन एक चीज हमें प्रोटेक्शन अगर हम लोग बात कर ही चुके हैं पहले। हाँ, लेकिन एक चीज हमें समझ में आ रही सिद्धांत की, मुझे लगता है कि जो 2012-13 की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट थी, यानी 75 लाख रोजगार पर साल वाली, उसे पाने में हमको कम से कम 4 से 5 साल तो लग ही जाएंगे। 5 साल से कम में हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम 1 करोड़ सवा करोड़ बेकार लोगों को कम से कम 60 से 75 लाख रोजगार दे सकें, क्योंकि धीमे धीमे बढ़ते अगले 1-2 सालों में 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख रोजगार सालाना की दर हासिल की जा पाएगी। इसलिए जितने भी प्रोजेक्शन से, जितने भी आकलन आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के मिल रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म मिल रहे हैं। यानी 4-5 साल तो वो समय है ना सर, मतलब कि हम कब नॉर्मलाइज होते हैं, कब ये फेज और प्लांट लॉकडाउन का पूरा चरण जो है वो खत्म होता है, उसके तब से हम देख सकते हैं 4-5 साल का, क्योंकि अभी तो ये पता नहीं कि हमारा एक क्राइसिस पीरियड कितना लंबा चलेगा। हाँ, और नॉर्मल होने को आप कैसे नापेंगे? नॉर्मल होने को आप नापेंगे लोगों की कमाई में बढ़ोतरी से, नॉर्मल होने को आप नापेंगे रोजगार में बढ़ोतरी से, नॉर्मल होने को आप नापेंगे लोगों की खपत और मांग में बढ़ोतरी से। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था में बेहतरी या नॉर्मल सी या नया में इन्हीं चीजों से नापी जाती है। तो जो न्यू नॉर्मल है इंडिया का पोस्ट कोविड न्यू नॉर्मल है, वो ये है कि आय में कमी हमारा न्यू नॉर्मल है, एम्प्लॉयमेंट्स की ग्रोथ रेट स्लो हो जाना न्यू नॉर्मल है, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगारों की गुणवत्ता, वो पूरी तरह बिगड़ जाना, वो हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इन चीजों को गहराई से समझ रही है और मैक्रो पिक्चर दिल्ली में बैठकर कस्बों में, गाँव में
इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में, सर्विसेज क्लस्टर्स में, एक्सपोर्ट हब में इसे देख रही है, तो उसे शायद इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये इसे कैसे वापस, क्योंकि इसको वापस लाए बिना ये 99 का फेर है। आय गिरेगी, खपत गिरेगी, मांग गिरेगी, निवेश गिरेगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं से इनकम बढ़ाने की, डिमांड बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अच्छा, मुझे जो जहां तक समझ में आया, एक आसान सा उदाहरण समझ में आता है कि जैसे किसी बच्चे को आप खेलते खेलते जब चोट लग जाती है, ठीक है, तो आप उस बच्चे से कहते हैं कि देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चा चोट भूल जाता है, रोना बंद कर देता है, लेकिन चोट तो वहां रहती है। तो सरकार ने मतलब अब जो प्रोजेक्शन दे रही है सरकार, ये वैसा ही है, देखो चींटी मर गई, देखो देखो कितने सारा, देखो अरे तुम बहादुर हो टाइप का बात कर रही है, लेकिन चोट है वो, सरकार आंखों से खेल रही है। स्वाभाविक सी बात है, 10 करोड़ के आसपास लोग अगर अपना काम धाम छोड़कर अपने गांव में चले गए तो छोटी बात नहीं है। नहीं। 5 साल पहले, 4 साल पहले 7% की दर से या 6.5% की दर से दौड़ती अर्थव्यवस्था -6% में पहुंच जाए तो ये छोटी बात नहीं है। हम इसे इग्नोर तो कर दें, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम आर्थिक बीमारियों को या आर्थिक चुनौतियों को इग्नोर करते हैं तो वो बहुत बड़े भयानक रूप में हमारे सामने आती है। अगर हम बीमारी वाला ही मेटाफर लें, जिसको आप छोटे बीमारी वाला ही मेटाफर लें तो हम कोविड से पहले लंगड़ा रहे थे। कोविड से पहले हमारी ये स्थिति थी कि हम हमारे शरीर में वैसे भी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी थी, जो ताकत होती है, जो रेजिलियंस होती है अर्थव्यवस्था में, वो कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद वायरस ने पकड़ लिया हमको, तब तो चारपाई से लग गए हैं। तो अब तो सन्निपात वाली स्थिति है ना। अब यहां से तो वापस उठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें टूटने लगी हैं एक साथ। तो ये, हाँ, तो वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। ये इसीलिए पूरी दुनिया के देशों ने, हमें आज भी ये बात समझनी पड़ेगी कि क्यों आखिर ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को 3 बार पैकेज दे चुका है। ब्रिटेन अपनी छोटी सी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन की भारत से बहुत छोटी अर्थव्यवस्था, 3 बार पैकेज दे चुका। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को 3 बार पैकेज दे चुका। यूरोपीय देश या बाकी देश अपनी अर्थव्यवस्था में, और वो पैकेज कहां दे रहे हैं? वो पैकेज लोगों को, अभी ब्रिटेन ने इस बात की घोषणा की कि जो कंपनियां अपने हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लेंगी, उन्हें 100 पाउंड प्रति कर्मचारी की दर से कंपेंसेशन दिया जाएगा, जो हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लेंगी। तो वहां की सरकारें समस्या की जड़ समझ रही हैं और वहीं दवा देने की कोशिश कर रही हैं जहां समस्या है। अच्छा, मुझे एक उदाहरण याद आ गया इसी पे, क्योंकि हम लोग जब कोरोना के कवरेज पे निकले थे तो एक मजदूर से मुलाकात हुई थी, जयपुर की जो अनाज मंडी है वहां पे। तो वो मजदूर नया मजदूर था। नया मजदूर मतलब वो पहले मजदूर नहीं हुआ करता था, उसकी अपनी वेल्डिंग की दुकान थी, और पहले वो 800 से 900 रुपए अपनी वेल्डिंग का काम करके वो कमाता था। फिर वो मजदूरी करना शुरू किया क्योंकि लॉकडाउन में उसकी वेल्डिंग की दुकान बंद हो गई। फिर मजदूरी करना शुरू किया। उस समय अनाज मंडी में मजदूरी का रेट था 500-600 रुपए, प्री कोविड में, कोविड के पहले। लेकिन अब वो नया मजदूर है जो 800 से 900 रोज वेल्डिंग की दुकान कर रहा था, अब मजदूर बन के भी वो 350 से ऊपर नहीं कमा रहा एक दिन भी। सिद्धांत, ऐसी कहानी आपको बहुत जगह मिल जाएंगी जहां लोग एंटरप्रेन्योर से, उद्यमी से मजदूर बन गए, या जिनका स्वरोजगार था वो बंद करके के मजदूरी की स्थिति में आ गए। आप दिल्ली की सड़कों पर या बड़े शहरों की सड़कों पर जो बाटी बेचते थे, जो चोखा बेचते थे, जो फूड बेचते थे, जो बाकी सुविधाएं देते थे, वही सारे लोग तो वापस जाके गांव में 300-300 रुपए, 400-400 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। तो हमने तो ये जो बेकारी देखी है, इसमें स्वरोजगारों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पिछली बार हमने चर्चा की थी और डेली वेज में 70 से 80% तक की कटौती हुई है। ऑब्वियसली, बिल्कुल 70 से 80, क्योंकि मनरेगा में कितनी 300 रुपए की मजदूरी, इस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रोजगारों में जो दैनिक मजदूर था और जो छोटे कारोबार करने वाले थे। अब किसी को ये पता नहीं है कि वो सामान अगर खरीद कर रख ले, अब कल 15 दिन का फिर लॉकडाउन हो जाए तो उसका सामान कौन खरीदेगा? तो ये जो चैलेंज है, ये बड़ा चैलेंज है, जिसमें शायद सरकारों को सोचना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अर्थात हो गया। एक सवाल है हमारे पास, वो सवाल मैंने इधर लैपटॉप में ही कहीं रखा हुआ है। हाँ, जितेंद्र रावत हैं, वो पूछ रहे हैं, इज इट राइट दैट गवर्नमेंट सेल प्रेशियस एसेट्स ऑफ करंट पीएसयूज वेयर पीएसयूज कैन रन एज पीपीपी और प्रोमोटर फ्री, आईटीसी लिमिटेड का मॉडल बता रहे हैं, और प्रोवाइडिंग कंप्लीट ऑटोनॉमी टू पीएसयूज इन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। क्या पीएसयूज को बेचने के बजाय क्या पीपीपी मॉडल बन नहीं सकते? Private business like Sahara, Kingfisher, Yes Bank, etc. failed and loan taken by them is sunk with them. क्या करना चाहिए सरकार को?
लेकिन देखिए, पीएसयू को लेकर और सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर हमारा मोह थोड़ा ज्यादा पुराना है है और हमें नहीं समझ पाते हैं कि भारत के सार्वजनिक उपक्रम दुनिया के सबसे सबसे इनएफिशिएंट कंपनियां हैं, सबसे खराब कंपनियां हैं और जिन जिन भी हार्श क्षेत्र ट्रुथ है ये। हाँ, जिन भी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा आई है वहां सरकारी कंपनियां टिक नहीं पाई। अगर आप सारी सार्वजनिक कंपनियों को एक तरफ से देखेंगे तो उसमें कुछ ही ऐसी कंपनियां दिखाई देंगी जो इफिशिएंट है, और वो भी सिर्फ इसलिए इफिशिएंट है क्योंकि वहां मोनोपोली है उस सेक्टर में। से ऑयल को देख लीजिए, जैसे पावर ग्रिड को देख लीजिए, जैसे गैस को देख लीजिए, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन को देख लीजिए। जैसे ही किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आती है, एविएशन में आई एयर इंडिया खत्म, होटल में प्रतिस्पर्धा आई इंडियन होटल होटल डेवलपमेंट और आईटीडीसी और इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खत्म। तो सरकारी कंपनियों को बेचकर अगर उसका 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 पैसा प्रॉपरली बाकी चीजों में लगाया जाए तो गलत नहीं है। हाँ, दूसरा पहलू है कि क्या हम सरकारी कंपनियों को रिवाइव कर सकते हैं, उन्हें इतना एफिशिएंट बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत की राजनीति में एक खास किस्म की रेंट सीकिंग है, जिस हम अंग्रेजी के इस मुहावरे का इस्तेमाल करें। भारत के राजनेता अपने अधिकारों का दोहन करना जानते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो अधिकार हैं उससे मिलने वाले उनके रिटर्न बढ़ते एक चले सेकंड जाएं, सर, एक और इसलिए आवाज कट रही है। हाँ सर, फिर से बताइए, आवाज कट रही थी। हम ये कह रहे हैं कि भारत की पीएसयूज भारतीय राजनीति की एक बुनियादी बीमारी का शिकार है, जिसको हम अंग्रेजी में रेंट सीकिंग कहते हैं। रेंट सीकिंग का मतलब है कि जिस सत्ता में बैठे हुए लोगों के हाथ में जो शक्ति है उसके बदले वो कुछ चाहते हैं, उसके बदले कुछ रिटर्न चाहते हैं, और इसलिए भारत के पीएसयूज खराब हुए क्योंकि उनके ऊपर नेताओं का ब्यूरोक्रेसी का दबदबा है। वो अपने तरीके से उनको काम कराते हैं और उनसे कई तरीके के लाभ उठाते हैं। तो भारत के पीएसयूज उतने इफिशियंट नहीं हो पाए कभी भी जितनी इफिशियंसी की जरूरत थी। और अब हम जहां खड़े हुए हैं, जहां पूंजी की, कैपिटल की, तकनीक की जरूरत है, वहां उनकी इफिशियंसी को बढ़ा पाना मुश्किल है। कुछ एक कंपनियां हो सकती हैं, 2 4 5 6 7 कंपनियां हो सकती हैं जो शायद इतनी एफिशिएंट हो कि प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन में आ जाए। लेकिन जो पिछला तजुर्बा बताता है, मुझे नहीं लगता जिस सेक्टर में कोई बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है वहां कोई सरकारी कंपनी बहुत मजबूती के साथ खड़ी रह पाई है। तो इसलिए पीएसयू को लेकर डिसइन्वेस्टमेंट, ट्रांसपेरेंट डिसइन्वेस्टमेंट हो, उसमें फंसी हुई पूंजी जो सरकार की कैपिटल है वो निकाली जाए और वो कहीं दूसरे डेवलपमेंट के कामों में खर्च की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। हाँ, तो ये अर्थात का सेक्शन हो गया, और अंशुमान जी क्या पढ़ रहे हैं हम ये जानना चाहेंगे अब। मैंने पिछली बार बताया था कि वो पुस्तक जो मोंटेक सिंह की किताब है बैक स्टेज, वो मैंने वो मैंने खत्म कर दी है पुस्तक। उसके बाद जेम्स क्रैबट्री की एक बुक है बिलियनर, जो दुनिया के अरबपतियों पर है और वो कैसे काम करते हैं इसके ऊपर है। तो वो किताब मैंने अभी शुरू की है, जिस है नए सिरे से पढ़ना, क्योंकि उससे ये समझने में मदद मिल रही है कि लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति क्या होगी। एक जॉन के की किताब है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, अदर पीपुल्स मनी, कि कैसे दूसरों के पैसे से दुनिया का पूरा स्टॉक मार्केट चलता है और कैसे ये लोग दूसरों के पैसे से स्टॉक मार्केट को प्ले करते हैं। जॉन के प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज लंदन के, और उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। तो फिलहाल मेरी रीडिंग लिस्ट में दो महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन पे की पढ़ाई चल रही है। अच्छा अंशुमान जी, लोग पूछ रहे थे कि अंशुमान जी सीरीज वीरीज नहीं देखते हैं वेब वगैरह पे जो आती है, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आती है सीरीज वगैरह नहीं देखते हैं क्या? नहीं, मैं देखता हूँ नेटफ्लिक्स की काफी सारी सीरीज देखता हूँ, खासतौर पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो हिस्ट्री से और बाकी चीजों से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनको देखते हैं, क्योंकि ओटीटी बहुत नॉलेज इनरिचिंग प्लेटफॉर्म भी है। कंट्रोवर्सीज के अलावा खासतौर से नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और इसके अलावा तो खैर जो सीरीज चर्चा में हैं, आती हैं, उनको तो देखना जरूरी भी हो जाता है पत्रकार होने के नाते, ताकि आपको पता चलता रहे कि भारत के ओटीटी में क्या हो रहा है। और इकोनॉमिक जर्नलिस्ट होने के नाते हम ये भी ट्रैक करते हैं, इस साल तो भारत में 46 डिफरेंट मूवीज ओटीटी पे रिलीज होने वाली हैं, और इसके बाद इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस की इतनी बुरी हालत, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। 46 मूवीज मल्टीप्लेक्सेस जैसी जगहें, तो मतलब मॉल्स तो लग रहा है कि किसी ने गाए बगाए कि 1-2 साल में सर्वाइव तो कर ही जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस का तो हाल बुरा होने वाला है। सिंगल स्क्रीन तो खत्म हो जाएंगे, मिनीप्लेक्स खत्म हो जाएंगे, मल्टीप्लेक्स जो बड़ी कंपनियां हैं वो अगर सस्टेन कर जाएंगी, क्योंकि जो इंटरटेनमेंट मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रहा है और जितने पावरफुल ढंग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, डिजिटल राइट्स की बाइंग हो रही है और प्रीमियम पे बाइंग हो रही है, उसके बाद लोगों को इस कोरोना के पीरियड में इस तरीके के रिस्क में लोगों को मल्टीप्लेक्सेस में वापस आना मुश्किल हो।
मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, सवाल पूछिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर, तिलल्लन टॉप ऐप, डाउनलोड कर लीजिए। सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। आप अर्थात देख रहे थे लल्लन टॉप। शुक्रिया, धन्यवाद।